हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। दिस इज पार्ट 3 फॉर वेक्टर सीरीज, जहां हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों एक वेक्टर को जब मैं दो पार्ट्स में तोड़ूंगा और वो दो पार्ट्स रेक्टेंगुलर होने चाहिए, व्हेन आई से रेक्टेंगुलर 90 डिग्री इन बिटवीन देम। क्यों? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम जनरली अगर मान लेते हैं वेक्टर ए है तो ए कॉस अल्फा बोलता है, और क्यों हम वर्टिकल कंपोनेंट को ए साइन अल्फा बोलता है। ये सभी चीज जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रुकना, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। बट बिफोर दैट, आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, सो प्लीज डू चेक बोथ ऑफ दीज वीडियोस, एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पोस्ट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेलिस्ट, सो दैट आप कुछ चीज मिस ना करो। बिकॉज ये लेक्चर तभी ही समझेगा आपको, एंड पूरा सीरीज तभी ही बेनिफिशियल होगा जब आप स्टार्टिंग से इसे फॉलो कर रहे हो। प्लीज बी विथ मी टिल द एंड, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। सो नाउ let's go on to the next part, which is resolution of vectors. Welcome to learn with Yusuf. Okay, so resolution of vectors नाम में ही मतलब है। मैं आप लोगों को पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद तो फिर हम अपने हिसाब से ही जाएंगे। सो जब भी किसी एक वेक्टर को, ये देखो ये रहा वेक्टर ए, सो व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू कंपोनेंट्स एट राइट एंगल, जब भी एक वेक्टर दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया जाएगा और वो दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के राइट एंगल होने चाहिए, विच इज अगर ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, उन्हीं को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो याद है मैंने बोला था कि किसी एक वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वे ए एक्स इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड ए वाई इज द वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इंटरेस्टिंगली यही ax इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यही ay इज द वर्टिकल कंपोनेंट। अगर तो मैं आपको ऐसा कुछ दे देता 3i कैप प्लस 4j कैप, आपके लिए बहुत इजी होता है ये निकालना कि सर अच्छा ax होता है 3, अच्छा ay होता है 4, वे ax इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट also known as x component, ay is the y component also known as vertical component of that vector। तो सर कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें आता है। बट व्हाट इफ अगर मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक वेक्टर दे दूं, इवेंचुअली मान लेते हैं वेक्टर का नाम दे दिया मैंने फाई, ये अच्छा वेक्टर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और मैंने रैंडमली कुछ एंगल दे दिया 37 डिग्री। आने वाले वीडियोस में हम ये भी जरूर देखेंगे कि 37 डिग्री और 53 डिग्री का एक बहुत अच्छा है ना 3 4 5 वाला ट्राइंगल बनता है। मैं बाद में जरूर डिस्कस करूंगा, अभी के लिए इसको नहीं करता है। तो जब आपको एक वेक्टर दे दिया जाए और साथ में एक डायरेक्शन दे दिया जाए विच इज इन द फॉर्म ऑफ एंगल, अब आप इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज आल्सो नोन एज द एक्स कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट विच इज आल्सो नोन एज वाई कंपोनेंट कैसे निकालोगे? एक इंटरेस्टिंग चीज है, राइट? कैसे निकालना है तो बेफिक्र रहो, मैं अभी आपको बता देता हूं, क्लियर हो जाएगी आपको बातें। फिर हम कुछ रैंडम एग्जांपल्स लेंगे जिससे चीजें और क्लियर। ओके, सुनो, मुझे यहाँ पे एक एंगल लेना था, मैंने अल्फा अज्यूम कर लिया, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द टू कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर, दैट टू कंपोनेंट्स आर नोन एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, राइट, जिसे हम ax और ay नाम दे देते हैं। अब अगर आप ट्राइंगल में केयरफुली देखो तो आपको एक 90 डिग्री एंगल बनता, सॉरी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, जिसमें ये है राइट एंगल ट्राइंगल का x कंपोनेंट और ये है आपका y कंपोनेंट। अब आप बोलोगे आपने ये वाला क्यों मार्क किया? अरे भाई जितना ये है उतना ही ये है, राइट? तो इट मेक्स नो डिफरेंस। तो ये मैंने इसको नाम दे दिया ax, इसको नाम दे दिया ay। अब अगर ट्राइंगल में आप देखो तो साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूं ay अपोजिट बाय हाइपोटेनस विच इज a, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, राइट? अब अगर मैं दोनों जगह a और a से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनों को समझ में आ रहा है दैट ay की डायरेक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है a साइन अल्फा। एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझा? तो आज के बाद अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, ये मैं बाद में जाके खुद कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा मेरी बात को। सो आज के बाद जब भी आपको ay वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, आप सिंपली क्या करो, उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड लो और उसको साइन अल्फा से, या मैं बोलूं साइन थीटा से, जो एंगल दिया हुआ है विद द हॉरिजॉन्टल, उसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। यकीन नहीं हो रहा ना? डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं कॉस अल्फा निकालना चाहूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉस अल्फा इज नथिंग बट ax बाई a, राइट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। अगर मैं दोनों जगह a और a से मल्टीप्लाई करता हूं तो a और a कैंसिल होता है और मुझे ax निकल कर आता है a cos अल्फा, ठीक है। विच मीन्स आज के बाद अगर आपको x कंपोनेंट या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे a और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे cos ऑफ अल्फा विच इज आल्सो नोन एज cos थीटा विच इज नथिंग बट द एंगल बाय द वेक्टर एंड द हॉरिजॉन्टल। सर ठीक है, 100 बात की एक बात, ये सब मिटा दो। आप इन शॉर्ट बोलना चाह रहे हो हमें कि आज के बाद जब भी मैं ax की बात करूं तो मैं बोल दूंगा a cos अल्फा, मैं ay की बात करूं तो मैं बोल दूंगा a sin अल्फा। ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या?
हाँ बहुत हद तक, आगे जाके एक क्वेश्चन के थ्रू और समझाऊंगा। अब अगर मैं वेक्टर ए की बात करूं तो क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप, where a cos alpha is nothing but the horizontal component, a sin alpha is nothing but the vertical component। and अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इंटरेस्टिंगली मैग्नीट्यूड a ही होगा, राइट। अरे यार a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a ही होगा, क्या ही दिमाग लगा रहे हो। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप एक काम करना, इफ यू रिमेंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज करो, राइट। अब यहां पे cos अल्फा है, राइट, cos जो एंगल है बिटवीन द टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर वो 90 डिग्री है, राइट। अगर cos 90 है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। अब अगर आप ए कंपोनेंट की बात करो तो ए कॉस अल्फा है, सब्स्टिट्यूट करना, बी में ए साइन अल्फा सब्स्टिट्यूट करना, निकालो, आपको आंसर ए निकल कर आएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अगर आपको नहीं समझा। एंड tan अल्फा क्या है, tan अल्फा कुछ नहीं है, इट इज ए बाय ए एक्स। अब बोलोगे कैसे, तो ट्राइंगल देखो ना भाई मेरे, ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल में दिख रहा है tan अल्फा कैसे निकलेगा, ए वाई बाय ए एक्स। सो अब जब हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हाट इज वर्टिकल कंपोनेंट, क्यों ना हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझ पाए। तो चलो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं यहां पे आपको, या एक काम करते हैं, एक वेक्टर है, जो वेक्टर है यहां पे 5 और उसका मैंने एंगल दे दिया है आपको 37 डिग्री। अब इंटरेस्टिंगली अगर मुझे इस वेक्टर का, ये लिखो, ये मैंने एक्स एक्सिस बना दिया यहां पे, मुझे अगर इस वेक्टर फाई का, जो जिसका मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, इस वेक्टर का अगर मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ए एक्स को लिखूंगा फाई कॉस 37, राइट। या चलो एक काम करता है, मैं तुमको ना और बेसिक एंगल से बताता हूं, कॉस 30 से बता दे, जल्दी समझ आओगे आप। तो 5 cos 30, क्या बोला, वापस से बोलना कि जब भी आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना तो क्या करोगे, इस वेक्टर का कॉस ले लोगे, लेकिन शर्त यह है कि वो जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए। अभी मैं आगे जाके तुम्हें चीजें क्लियर करूंगा। तो मुझे बताना ए एक्स क्या निकल कर आया, यहाँ पे ए एक्स निकल कर आया 5 cos 30 का वैल्यू होता है, बताओ cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5√3/2। ये आया तुम्हारा एक्स कंपोनेंट, बस ऐसे ही निकालना है। अरे कुछ नहीं करना, एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए तुम्हें कुछ क्या करना था, तुमने वेक्टर लिया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ए वाई निकालना हो तो तुम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तुम बोलते हैं 5 sin थीटा विच इज 30 ओवर हियर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, sin थीटा होता है हाफ, सो ये हो जाएगा 5/2। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, क्योंकि बच्चे लोग को लगता है कि हर बार cos बोला मतलब हॉरिजॉन्टल, sin बोला मतलब वर्टिकल, ऐसा नहीं है। एक सेकंड, क्या सर है यार, खुद ही अभी कुछ बोलता है, खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यही तो खास बात है। सुनो ध्यान से, अब अगर मैं तुम्हें 30 डिग्री ना देकर, अगर मैं तुम्हें 30 डिग्री ना देकर ये एंगल दे देता तो क्या करते, अब तो मसले हो गए, राइट, अब तो प्रॉब्लम हो गया। अब क्या करते हैं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, वो तरीका हमेशा फॉलो करना। वो तरीका क्या है कि अगर तो मैं इसको तुम्हें कैसे समझाऊं, ये एक काम करता है ना, निकाल के देख लेता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 5 sin 60 लूं तो बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ 5 sin 60 लूं तो आंसर कितना आएगा, 5 sin 60 का आंसर आएगा, 5 sin 60 होता है √3/2, तो आंसर कितना आया 5√3/2। एक सेकेंड, 5√3/2 तो एक्स कंपोनेंट था सर, आपने बोला साइन, सुनो ध्यान से, हो क्या रहा है यहां पे मैं बताता हूं। तो आपको मालूम है जब भी हम sin 30 और sin 60 की बात करते हैं, या फिर cos 30 या cos 60 की बात करते हैं, वो दोनों आपस में रिवर्सिबल है। मतलब क्या बोल रहे हो, एक दूसरे की वैल्यूज चेंज होती है, राइट। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, राइट, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। ये समझ में आया आपको। अरे भाई हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम, क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस के साथ ले रहे थे, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि हम एंगल एक्स एक्सिस के साथ ले रहे थे तो cos वाला जो प्रोडक्ट था वो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रहा था, और साइन वाला जो प्रोडक्ट था वो हमें वर्टिकल कंपोनेंट दे रहा था। बट अगर हमारा एंगल y के साथ बना हुआ है, रिपीट करूं क्या बोला, अगर हमारा एंगल y के साथ बना हुआ है तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट अब cos देगा और हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब x देगा। सर बहुत कंफ्यूज हो रहा है, आप सीधा सीधा समझा दो हमें करना क्या है। करना ये है कि आपको जहां भी एंगल दिया जाए, तो इमेजिन करते हैं एंगल यहां दे दिया तुम्हें, ठीक है, ये फिक्स एंगल एक्स के साथ दे दिया, तो तुम क्या करो ना, ये वेक्टर दिख रहा है तुम्हें, अगर तो वेक्टर, ये देखो ये वेक्टर है, राइट, और यहां पे एक एंगल है थीटा, राइट।
अगर तो वेक्टर को तोड़ोगे, वेक्टर को कितने पार्ट में तोड़ोगे? 2 पार्ट में, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, बराबर। ये वेक्टर है, ये एंगल दिख रहा है आप लोग को, ये एंगल थीटा है, राइट। अगर आप वेक्टर को तोड़ोगे और थीटा उसमें आया, क्या बोला? अगर आप वेक्टर को तोड़ोगे और थीटा उसमें आया तो आप उस कंपोनेंट को बोल देना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज a cos थीटा। अरे यार ये वेक्टर है a, ये एंगल है थीटा, ये वेक्टर आया, एंगल आया उसमें, हाँ आया, तो इस वाले कंपोनेंट को बोल देना a cos थीटा। और अगर एंगल नहीं आया, अरे यार जब तुम वेक्टर ये था, यहां पे कोई एंगल नहीं था ना, थीटा तो यहां बना था, तो तुम बोल देना इसे a sin थीटा। सर क्या बोल रहे हो? अरे सुनो ध्यान से, ये एंगल वेक्टर है, ये थीटा है। जब मैं वेक्टर को यहां तोड़ू तो ये टूटने पर क्या एंगल आया? हाँ आया, तो इसको बोल देना a cos थीटा। जब तुम इसे यहां तोड़ो y में तो क्या एंगल आया? नहीं आया, तो तुम उसे बोल देना a sin थीटा। सर लेकिन व्हाट इफ कि एंगल थीटा हमें यहां से दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये वेक्टर है, ये थीटा यहां से दिया हुआ y एक्सिस के साथ, तो अब तोड़ो। चलो जब तुम तोड़ोगे, यहां पे तोड़ा, राइट, तोड़ने पर क्या एंगल आया? नहीं यार थीटा, अब थीटा तो यहां बना हुआ है, राइट, ये थीटा यहां बना हुआ है, ये देखो। तो अब अगर तोड़ने पर एंगल नहीं आया तो तुम इसे बोल देना a sin थीटा, और क्योंकि यहां पर एंगल आया तो तुम इसे बोल देना a cos थीटा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई? अब ये जो a cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट दे रहा है, हाँ ना यार, अरे थीटा यहां पे अगर मान लो 30 था तो यहां पे कितना होगा? 60। चीजें चेंज हो गई ना। आई होप अब क्लिक हुआ मैं क्या बोल रहा हूं। तो 100 बात की एक बात, वेक्टर है, अगर थीटा x एक्सिस के साथ और तोड़ रहे हो तो ये हो गया a cos थीटा, ये हो गया a sin थीटा। तो a cos थीटा ने क्या दिया? हॉरिजॉन्टल, a sin थीटा ने क्या दिया? वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन अगर वेक्टर y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो अब यहां पे तोड़ने पर थीटा अंदर आ गया, तो थीटा ये हो गया a cos थीटा और ये हो गया a sin थीटा। आई होप ये क्लियर हुआ, ठीक है। नहीं समझा तो प्लीज आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व दोज डाउट्स अगेन। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैक्सिमम टाइम हमें एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही दिया होगा, तो फिक्र मत करो, आपका ए एक्स हो जाएगा a cos थीटा या a cos अल्फा, और a y हो जाएगा a sin अल्फा। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द 3D कंपोनेंट, 3D रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। 2D तो हमारा समझ में आ गया, 3D और ज्यादा इजी है, ज्यादा दिमाग मत डालो, मैं आपको सिंपल कर देता हूं। अब मैंने यहाँ पे 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये वेक्टर a एक 3D स्पेस में, बहुत मुश्किल होती है बनाने के लिए लेकिन समझ जाएगा। ये वेक्टर एक 3D स्पेस में है जिसका x कंपोनेंट है ax, y कंपोनेंट है ay और z कंपोनेंट है az। ये क्लियर हुआ? ठीक है। ये वेक्टर हवा में ऐसा कुछ, यहाँ पे देखो, ये देखो ऐसा, ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस और यहाँ पे सामने की तरफ z एक्सिस, समझा? ये x, ये y और यहाँ पे सामने z। तो ये वेक्टर ऐसे नहीं है, ये xy प्लेन पे नहीं है, ये वेक्टर यहाँ है ऐसे। मतलब क्या? इसके पास x भी है वेक्टर के पास, इस वेक्टर के पास y भी है और इस वेक्टर के पास z भी है। ये देखो यहाँ पे हवे में, यहाँ पे ऐसा, इस तरीके से, राइट। तो ये वाला हो गया ax, ये वाला हो गया ay और ये वाला हो गया az। ये क्लियर हुआ? ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इस वेक्टर a का x एक्सिस के साथ एंगल होगा अल्फा। वापस रिपीट करूं क्या बोला? इसके बाद बस ये लास्ट टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। इस वेक्टर a का इस x एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, इस वेक्टर a का y एक्सिस के साथ एंगल है बीटा और इस वेक्टर a का z एक्सिस के साथ एंगल है गामा। वापस से बोलना, इस वेक्टर a का x एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, इस वेक्टर a का y एक्सिस के साथ एंगल है बीटा और इस वेक्टर a का z एक्सिस के साथ एंगल है गामा, राइट। और अगर मैं तुमसे पूछता कि बताओ ये वेक्टर को कैसे लिखूं, तो तुम बच्चे मेरे स्मार्ट हो, तो तुम बोलते सर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, where ax is the x component, ay is the y component and az is the z component। ओके, मैग्नीट्यूड कैसे लिखता सर? तो सिंपली आप क्या करते, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। अब ये उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से देखा है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो दोनों देखो, आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्लीज डोंट वरी, ये क्वेश्चन के थ्रू और क्लैरिटी आएगी। डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या होता है? नाम में ही मतलब है, ये डायरेक्शन देने में काम आएंगे। नहीं समझा, ये वेक्टर है तुम्हारा, राइट। ये वेक्टर x में कुछ चला होगा, ये वेक्टर y में कुछ चला होगा, ये वेक्टर z में कुछ चला होगा। तो x में इसका क्या डायरेक्शन, y में क्या डायरेक्शन और z में क्या डायरेक्शन, वो बताएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉस अल्फा, तो निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हो। व्हाट इज कॉस, बता ना मुझे, क्या कॉस क्या होगा? अगर मैं ये ट्राइंगल बना भी दूं तुम्हारे लिए, ये देखो ये ट्राइंगल बना दिया मैंने तुम्हारे लिए, तो ये ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेनस है ये तो a हो गया, और ये जो कॉस अल्फा की बात कर रहे हो तो ax हो गया ना। तो कितनों को समझा कि अगर ये अल्फा है
तो cos अल्फा would be ax upon a, ये समझा क्या? cos अल्फा क्या होगा? ax upon a। तो कितनों को समझ में आ रहा है cos बीटा क्या है? बीटा किसके साथ एंगल था? वेक्टर a का y एक्सिस के साथ, तो cos बीटा होगा ay upon a। So what about cos gamma then? Cos gamma is gamma is an angle of the vector by the z axis, so it would be az upon a। That's it, यही है डायरेक्शन कोसाइंस। तो कितनी बार वो आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। क्या बोला? व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस। तो अब सिंपली कुछ नहीं करना, आप लिखना cos अल्फा इज इक्वल्स टू ax अपॉन a। नाउ व्हाट इज ax? एक्स कंपोनेंट, समझा क्या? सिंपल सा एक चीज बताओ, चलो आप लोग को घबराहट हो रही है ना, मैं चलो एक वेक्टर ले लेता हूं, वो है 3i कैप, वो है 4j कैप और -5k कैप। ठीक है, इतना हो, मेरे साथ हो। ठीक, मान लो मैंने पूछा इस वेक्टर ए का कोसाइन निकालो, डायरेक्शन निकालो एक्स एक्सिस के साथ। मैंने क्या बोला था? एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन क्या होता है उसका? अल्फा। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? cos अल्फा। cos अल्फा क्या होता है? ax अपॉन a। ये देखो सवाल करवा दिया मैं तुम्हें। अब ax बताओ, अब घबराओगे क्या? ax क्या है? अरे भाई एक्स कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? 3, तो लिख दो 3। ये समझा क्या? ए क्या था बच्चे? मैग्नीट्यूड। क्या बताया था मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ सबका स्क्वायर। कौन सबका? तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। समझा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? 3 नीचे क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 और ये क्या हो गया? 25। तो 25 प्लस 25 कितना हो गया? रूट ऑफ 50। समझा? दैट्स इट, ये है cos अल्फा। और अगर आपसे अल्फा पूछ लेता है तो आप बोल देना cos इनवर्स ऑफ 3/√50। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि बहुत फास्ट जा रहा है ये, बट ट्रस्ट मी, पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद ये फास्ट नहीं लगता है अगर आपने ढंग से किया हो तो। मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि जो भी एटलीस्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, एटलीस्ट दिस इज माय गोल, 10 बच्चों ने भी, इतने सारे सब्सक्राइबर्स और उसमें अगर 10 बच्चों ने भी पूरा कंप्लीट कर लिया ना सीरीज, मुझे जेन्युइन फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ, मेरे जो दिमाग में विजन था कि मैं वेक्टर्स को इजी कर सकता हूँ, मेरे जितने अंडरस्टैंडिंग से वो हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये समझा। व्हाट इज अल्फा? It is the direction of the vector A by the x-axis. What is beta? It is the direction of vector A by the y-axis, with the y-axis, sorry. And what is gamma? It is the direction, बताओ, direction of vector A by the z-axis or with the z-axis. मैंने बता दिया cos अल्फा निकालने का ax by a, cos बीटा ay by a और cos gamma az by a. I hope ये क्लियर हुआ। चलो अब सवाल उठता है, आप लोगों को चाहिए आप नोट भी कर सकते हो। ए वेक्टर को ax ay az लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, सब कंपोनेंट का स्क्वायर। मैंने आपको बता दिया व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छा क्लियर कर दूंगा। और अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस पे। नाउ व्हाट आर दोस इंपॉर्टेंट इक्वेशंस? लेट्स डू देम। क्या हमें पता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? बोलोगे हाँ पता है। कैसे निकालोगे? तो तुम निकालोगे वेक्टर ए कंपोनेंट का, तो वो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अग्री करते हो? अभी मैंने बता दिया था। व्हाट इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? क्या सब्स्टिट्यूट करोगे भाई? चलो मैं बता देता हूं, यहाँ पे कोने पर आपको समझ में आएगा। क्या हमने अभी अभी cos अल्फा को ax by a लिखना सीखा था? व्हाट इज cos अल्फा? इट इज द डायरेक्शन कोसाइन विच सेज दैट क्या डायरेक्शन है वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ। तो मैंने cos अल्फा का ट्राइंगल बना के बता दिया। cos अल्फा क्या है? ax कंपोनेंट विच इज x अपॉन हाइपोटेनस a। तो क्या हम ax की वैल्यू यहाँ पे a cos अल्फा लिख सकते हैं? अगर ax को मैं a cos अल्फा लिख सकता हूँ, सिमिलरली मैं ay को a sin अल्फा, a cos साइन बोल दिया, I'm so sorry बिकॉज वो दिमाग में बैठ गया। याद है ax a cos अल्फा, ay a sin अल्फा, प्लीज उससे कंफ्यूज मत करना। वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, वो एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दैट इज डिफरेंट। 3D कंपोनेंट की बात चल रही है। तो व्हाट इज ay इज a cos बीटा एंड व्हाट इज az कैन बी रिटन एज a cos गामा। क्या हम इन तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सर? तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ax की जगह क्या लिखा? a cos अल्फा द होल स्क्वायर प्लस ay की जगह क्या लिखा? a cos बीटा द होल स्क्वायर एंड az की जगह क्या लिखा? a cos गामा द होल स्क्वायर। क्लियर? अब अगर इसका स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। इज दिस क्लियर एवरीवन?
इसका ले लिया रूट। अगर मैं एक स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो मेरे पास बचता है अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आई होप ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, कैन आई ऑल्सो से एक सेकेंड, क्या हम यहां से ए कॉमन मतलब ए अंडर रूट के बाहर निकाल सकते? तो अंडर रूट में बचा क्या, ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। व्हाट एल्स कैन बी डन? मैं इसको थोड़ा और डिड्यूस करने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को बता देता है क्या हो सकता है। और अगर मैं दैट्स इट, एक इक्वेशन ये बन सकता है, राइट? हाँ, ये बता सकते हैं। अब देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, राइट? अगर मैं ए मेरा मैग्नीट्यूड है, यहां पर भी ए है, इज इक्वल टू यहां पर भी ए है, और यहां पर क्या है, यहां पर है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 1 बचा। अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर कर लूँ तो 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अरे यार समझाना क्या चाह रहे हो सर, आप बताओ। ये देखो, अगर बाई चांस आपको नहीं दिखाओ तो ये देखो मैंने क्या स्टेप्स किए हैं। सो ये ए स्क्वायर था यहाँ पे, इस ए स्क्वायर को बाहर निकाला तो ए हो गया, अंडर रूट में बचा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये मैग्नीट्यूड ही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, ए ही होता है, तो ए से कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। सो इन शॉर्ट हमारे पास फाइनल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्या बना हुआ मैं बता देता हूं आप लोग को। सो अगर मैं ये सब वर्किंग हटा दूं यहां से, और अगर मैं सिर्फ ये लिखूं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बचा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन बचा, दैट जब भी मैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अगर करूंगा तो मुझे इन शॉर्ट वो किसके बराबर मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा। दैट्स इट, इतना बताना था। ये बहुत काम आ जाता है कितनी बार, बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन और बना सकते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे बनाओगे। तो मैं ये यूज करूंगा, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा 1 होता है, राइट? सो मैं कॉस स्क्वायर टीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। अग्री? तो जहां जहां मुझे कॉस स्क्वायर दिख रहा है मैं वहां 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा लिख दूंगा। तो मैं कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस मैं कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, राइट? एंड मैं कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, सॉरी, और ये अगर हटा देता है इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज इक्वेशन में 1 था। अब ये 1 यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ये 1 और ये 1 मिलके कितना हो गया, 3। सो 3 माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस पूरे माइनस वाले टर्म को यहां ले आऊं तो ये इवेंचुअली हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू, ये 1 यहां चला गया तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। सो इवेंचुअली आपके पास नया एक इक्वेशन क्या बन गया, मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ, जस्ट इन केस किसी को अगर देखना हो तो देख लो भाई, वर्किंग आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये पूरे टर्म को उठा के अपन यहाँ रख देता है। सो ये हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। या मैं उसे ऐसे लिख दूं, नया इक्वेशन क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। सो दीज आर योर 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, जो कैसे यूज होंगे मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा आपको। चलो अब आता है क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार रिवाइज भी करवा देता हूं अपन ने क्या क्या पढ़ा यहां तक। सो वी अंडरस्टूड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसे बोलते हैं कि जब भी एक वेक्टर का एंगल दिया हो एक्स एक्सिस के साथ तो नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा a sin थीटा। लेकिन व्हाट इफ अगर यहां से एंगल दिया हुआ है y एक्सिस के साथ, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा अब a cos थीटा एंड ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा a sin थीटा। तो जहां एंगल आया cos थीटा, जहां एंगल नहीं आया sin थीटा, इस तरीके से करके निकाल सकते हो। फिर ए वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है मैंने बता दिया, a cos अल्फा a sin अल्फा। फिर हमने देखा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D। सो बेसिकली एक ax ay एंड az क्या है, क्या बोलते हैं, x y एंड z कंपोनेंट्स है ऑफ वेक्टर ए, एंड अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, उनके डायरेक्शंस है या फिर एंगल्स है ऑफ द वेक्टर विद द रिस्पेक्टिव एक्सिस व्हिच इज x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। हमने देखा व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। सो cos अल्फा इज ax अपॉन a, cos बीटा इज ay अपॉन a, cos gamma is az upon a, where we understood there are 2 important equations
जिसमें से एक है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। फिर हमने देखा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ एंड ट्रस्ट मी एवरीथिंग विल मेक सेंस अगर आप यहां तक हो। उन्होंने बोला है इफ p वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ b। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड भाई, प्लीज यार कम ऑन, अगर इसमें अगर हरकत की तो क्या ही बताऊं मैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, जब भी तुम्हें एक वेक्टर दिखे और इसमें इस तरीके से कंपोनेंट दिखे सिंपली उन सभी कंपोनेंट्स के स्क्वायर ले लो। तो x कंपोनेंट क्या है 3, तो मैं बोला 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, कर लोगे मेरे साथ करो, ये क्या हो गया 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 9 प्लस 16 प्लस 144, दिस इज 9 प्लस 16 विच इज 25 plus 144, then you have 169 and finally you have 13. So what is the magnitude of this vector? The magnitude of this vector is 13. So I hope you understood. And now they have asked you what are the direction cosines of p. Mention नहीं किया है direction cosine with x axis, direction cosine with y axis, direction cosine with z axis. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस मेंशन करता तो वो तुमसे पर्टिकुलर पूछ रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसने बोला जनरल, तो सब निकालेंगे अपन। तो बताओ कॉस अल्फा क्या होगा, कम ऑन यार, कॉस अल्फा क्या होता है ax अपॉन ए, मैं फॉर्मूला लिखते नहीं बैठूंगा नेक्स्ट टाइम, अब आपको आ जाएगा। ax क्या है, कम ऑन यार, ax क्या है 3 है ना, उसका x कंपोनेंट 3 है, सो 3 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आया 13 आया, सो दैट्स इट, कॉस अल्फा निकल गया। कॉस अल्फा कितना था 3 अपॉन 13, अगर cos अल्फा 3 अपॉन 13 है तो अल्फा क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 13। बस ये करना जरूरी है बेटा, ये समझा आप लोग को। चलो अब बताओ cos बीटा क्या होगा, ये मैंने निकाल दिया आप लोग के लिए, अल्फा वैल्यू डायरेक्शन निकाल दिया। अब यहाँ पे करो खुद से, चलो ये एक चीज निकाल ली, ये दूसरी चीज निकाल ली, अब ये तीसरी आप लोग यहाँ से निकालो। चलो क्या होगा cos बीटा, क्या लिखोगे, cos बीटा इज ay अपॉन a, राइट। ay कितना है, कम ऑन यार, ay 4 है, राइट, एंड a कितना है, मैग्नीट्यूड 13, सो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा वुड बी cos इनवर्स ऑफ 4/13। अब जिनको दिमाग बैठा, कितने लोग अब डायरेक्टली बता सकते हैं दैट गामा क्या होगा, गामा वुड बी डायरेक्टली cos इनवर्स ऑफ 12/13। आई होप मैं जस्टिस कर पा रहा हूँ इस टॉपिक को, और अब देखा कितना ईजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना, और ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन बहुत केयरफुली लिए गए हैं, सो एनी क्वेश्चन नहीं है ये। आई होप ये क्लियर हुआ। सो व्हाट इज गामा, गामा इज cos इनवर्स ऑफ 12/13। आई होप सबको समझा कैसे निकाला मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। उन्होंने बोला है फाइंड द एंगल मेड बाय अ वेक्टर। चलो एक वेक्टर को नाम दे देते हैं ए वेक्टर। सो व्हाट इज ए वेक्टर, ए इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो उन्होंने बोला है फाइंड द एंगल मेड बाय आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली। क्या सवाल पूछा है, बताओ। ए वेक्टर है जो वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है। इंटरेस्टिंगली सब 1 1 1 1 है, राइट। इन्होंने बोला है अब इनका आप एंगल बताओ विद एक्स एंड वाई। सर पहले तो आप रिवाइज करवा दो, याद है मैंने तुम्हें बोला था कि अल्फा होता है एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, बीटा होता है एंगल मेड बाय वाई एक्सिस, एंड गामा होता है एंगल मेड बाय जेड एक्सिस। तो तुमसे इन शॉर्ट अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इन शॉर्ट कॉस अल्फा कॉस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो निकाल लेते हैं। अब आया ना क्वेश्चन समझ में। तो उन्होंने बोला है फाइंड द एंगल, एंगल मतलब अल्फा या फिर बीटा, क्योंकि एक्स और वाई बोला, जेड बोला ही नहीं है, तो हम निकालेंगे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, ए एक्स अपॉन ए। कम ऑन यार, अब तो निकल जाएगा। अब सर गलती कर दी है, ए एक्स तो आपको पता है 1 है, कंपोनेंट 1 है ना, आई कैप है सिर्फ, मतलब 1 है उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन ए कैसे निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं। ए निकालने का तरीका मैंने क्या बोला था, अंडर रूट ऑफ सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज √3। तो ए का वैल्यू आ गया √3। सो कॉस अल्फा निकल कर आया आपका 1/√3, तो अल्फा निकल कर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो नाउ टेल मी व्हाट वुड बी बीटा। सो कॉस बीटा इज ay अपॉन ए। आई होप सबको फॉर्मूला याद हो रहा है। तो 1 अपॉन √3, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/√3। दिस इज योर वैल्यू फॉर अल्फा एंड दिस इज योर वैल्यू फॉर बीटा। अगर वो बोलता कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय z एक्सिस आल्सो, तो तुम a cos गामा भी निकाल देते। चलो नेक्स्ट, अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अब यहां से थोड़े डायग्राम क्वेश्चंस आ जाएंगे।
अ फोर्स F इज इंक्लाइंड, नोटिस करो सर कैसे कर रहे हैं, अ फोर्स F इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, क्लियरली बोला है हॉरिजॉन्टल, तो 60 डिग्री यहां से मार्क है, क्लियर। उन्होंने बोला है इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 40, एक सेकेंड, मान लेते हैं इस फोर्स F को F वेक्टर, वो सामने से तुम्हें बोल रहा है कि क्वेश्चन में fx की वैल्यू दी हुई है 40, समझ में आ रहा है, fx की वैल्यू 40 का मतलब क्या कि x कंपोनेंट ही तुम्हारा 40 है, तो बोलता है व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। भाई चलो सोचते हैं, तो मुझे मालूम है fx माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या मैं fx को f cos 60 लिख सकता हूं? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे सर, तो चलो याद करो, मैंने बोला था जब भी एक वेक्टर का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दिया जाए तो वेक्टर को तोड़ो, वेक्टर को कितने पार्ट में तोड़ोगे? 2 पार्ट में, ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट। तो जब तुमने x कंपोनेंट तोड़ा तो क्या वेक्टर में एंगल आया? हाँ आया, तो तुम बोलोगे f cos 60, अरे यार f cos 60 क्या है? तुम्हारा fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो f sin 60 क्या हो जाएगा? तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट। व्हाट इफ सर एंगल यहां से दिया होता 30 डिग्री, तब कहानी चेंज हो जाती है, मैंने आपको बोला था क्या होगा। तो चलो, क्या मैं fx को f cos 60 बोल सकता हूं? हाँ सर बोल सकते हो। क्या मैं fx की जगह यहां पर 40 सब्स्टिट्यूट कर दूं? कर दो। f मुझे ढूंढना है, बोले नहीं सर, आपको तो उन्होंने वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढने बोला, f sin थीटा को ढूंढने बोला। अरे तो भाई f sin थीटा कब ढूंढोगे? जब f पता होगा। तो मैं पहले f निकालूंगा, cos 60 का वैल्यू होता है √3/2, समझा? नहीं, गलत किया, सो सॉरी, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं f का वैल्यू हो गया 80? अगर f का वैल्यू तुम्हें पता चल गया 80 है, तो क्या मैं, अब नोटिस करना, मुझे पता है ये f cos 60 का वैल्यू 40 था, मुझे चाहिए f sin 60 का वैल्यू। तो क्या मैं f sin 60 निकाल सकता हूं? अब कैसे निकालूंगा? तो चलो, f sin 60 क्या होगा? तो f का वैल्यू 80 अभी निकला हमारे पास, sin 60 क्या है? √3/2, तो कितना आ जाएगा? 40√3। आई होप ये क्लियर हुआ। सो दिस इज योर y कंपोनेंट। पक्का समझा? प्लीज एक बार और देखो, आपको समझेगा ये वाला क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उन्होंने बोला है डिटरमाइन दैट वेक्टर which when added to the resultant of p and q give a unit vector along x axis। कचरा हो गया ना दिमाग का। ये पहला सवाल है जो सोचने पे मजबूर करेगा, बट जब मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा मैंने कैसे अप्रोच किया, बोलोगे भाई क्या सिंपल क्वेश्चन था, बिना मतलब डर रहा था। एक सेकेंड समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन धीरे पढ़ना बहुत जरूरी है। डिटरमाइन दैट वेक्टर, चलो मान लेते हैं उस वेक्टर को a, which when added to the resultant of p and q, अरे यार p and q क्या है? रिजल्टेंट है, नहीं समझा क्या बोला? डिटरमाइन अ वेक्टर which when added to resultant of p and q gives a unit vector in x axis। सर मैं आई कैप क्यों लिखा? चलो मैं यहां पे होल्ड करके रखा हूं, सोचो। अगर नहीं सोच रहे हो तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आप लोग यहां तक रुके हो यार, कम ऑन, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। एक वेक्टर ढूंढना है a, जिसको जब मैं ऐड कर रहा हूं किसमें? रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट? p एंड q का। तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो कि यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर का मतलब आपने बोला था मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और अलोंग एक्स एक्सिस बोला मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस तो आई कैप होता है। अब जिन्हें ट्रस्ट में अगर ये नहीं समझा कि सर ने आई कैप क्यों लिखा, मैं अभी भी इंसिस्ट कर रहा हूं, अगर आप मिड में हो प्लीज स्टॉप करो, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता इस पूरे सीरीज का। अब प्लीज वॉच, वो देखो और समझेगा। जिनको क्लियर हुआ चलो वापस से पढ़ते हैं, वन लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। डिटरमाइन अ वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ p एंड q gives a unit vector along x axis। तो ऐसा वेक्टर मिल रहा है जो कि x axis के along है लेकिन यूनिट है, मतलब आई कैप। तो चलो मुझे समझ में आ गया सवाल क्या है। तो मैंने क्या लिखा? मैंने बोला एक वेक्टर है a, जिसमें जब मैं p और q को जोड़ूंगा तो मुझे आई कैप मिलेगा। तो चलो काम करते हैं, a वेक्टर ढूंढ लेते हैं। तो a वेक्टर प्लस p क्या था? लिख दो ना यार, p क्या है? p है 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 10k कैप प्लस q क्या है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और इज इक्वल्स टू i कैप। अब अगर तुम नोटिस करोगे ये 2i कैप और ये i कैप मिलके कितना हो जाएंगे?
3 आई कैप, आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। ये 7 जे कैप, ये 2 जे कैप मिलके कितना हो जाएगा, प्लस 9 जे कैप, ये माइनस 10 के कैप, ये 3 के कैप, कितना हो जाएगा मिलके माइनस 7 के कैप। प्लीज लेट मी नो इफ आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। बेटा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, पढ़ाना बढ़ाना तो ठीक है। अब बताओ क्या मैं इस ए वेक्टर को ढूंढना चाहता हूं? हाँ सर। तो अगर ये आई कैप में से ये 3 आई कैप माइनस हो गया तो इवेंचुअली मेरे पास बचा यहाँ पे माइनस 2 आई कैप। ये 9 जे कैप उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 9 जे कैप, और ये माइनस 7 के उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 के कैप। सो दिस इज माई फाइनल वेक्टर जो क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड था। क्लियर हुआ क्या सब लोग को, या वापस से बताऊं? बता दूं एक बार कि ए वेक्टर ढूंढना है जिसको जब मैंने ऐड किया किसके साथ, 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट के साथ, तो मुझे एक यूनिट वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप की बात कर रहा था। आई होप ये क्लियर हुआ। सो हमें मिल गया, क्या मिल गया? वेक्टर जो ढूंढना था, डिटरमाइन करना था वेक्टर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स in Newton that can be applied in any direction so that the resultant force is along each direction। अब तुम्हें वो फीलिंग आना स्टार्ट हो गई होगी कि यार वेक्टर्स जितना इजी लग रहा था उतना है नहीं। देखो बेटा, आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, आपको अगर वेक्टर्स आप ये सोचोगे ना ये इजी नहीं लग रहा, ये डिफिकल्ट लग रहा, और आप ऐसे नहीं डील कर सकते। आपको नीट जेई वगैरह अगर करना ना, आप ऐसे डील करोगे, आप पहले ही 1 महीने में हार मान जाओगे, मैं बता रहा हूँ। I'm someone who will always prefer saying you truth rather than giving you sugar coated words। So चाहे आपको समझ में आ रहा है वो भी सर पे मत चढ़ाओ, चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी सर पे मत चढ़ाओ। आप एक ही सिंपल फैक्ट रखो, आपको चीज, आपका क्वेश्चन बना, गुड, आगे बढ़ो। आपका क्वेश्चन नहीं बना, देखो क्यों नहीं बना, गलती सुधारो, आगे बढ़ो। ये जो लास्ट वाला है ना, आगे बढ़ो वाला एटीट्यूड, यही रखोगे पूरे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, एंड इवेंचुअली टूवर्ड्स योर लाइफ तो ही हेल्प होने वाला है। बिकॉज जेई, नीट, सीईटी, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, कोई भी, आप अगर ये माइंडसेट से लेकर बैठे ना कि मेरे को कैसा फील हो रहा है, मैं उस बेसिस पे ये एग्जाम दूंगा, आप बहुत बुरे फंसने वाले हो, बहुत बुरे। आप प्लीज ये जोन में मत रहना। आई नो आई एम डाइवर्टिंग द टॉपिक बट दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मेक श्योर दैट आप में सिर्फ एक एटीट्यूड रहे आगे बढ़ने वाला। अभी मेरे लिए लग रहा होगा तुम्हें आसान है बोलना, बट नहीं, ये है फैक्ट है लाइफ का। बिकॉज अगर आपको लगे 10 क्वेश्चन बन गए इस टॉपिक से, मतलब मुझे टॉपिक आ गया, आई एम टेलिंग यू आर स्टिल मिस्टेकन। आपके 10 सवाल नहीं बने, वो तो और बुरी बात हो जाती है, और धक्का लगता है ना दिमाग को। आप तब भी उसको सीरियसली मत लो। आपका दिमाग में एक चीज होना चाहिए, मैं वापस से रिपीट करूं, अगर सवाल बन गया, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 10 सवाल बन गए, आगे बढ़ो, मत दिमाग पे लो उसको। अगर सवाल नहीं बन रहा, वो भी दिमाग पे मत लो, आगे बढ़ो। बिकॉज इवेंचुअली आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके हाथ वैसे ही चलने लग जाएंगे। यहां पे नो बडी इज गोइंग टू गिव यू अ मेडल फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक वेरी वेल। Nobody is going to give you a medal. You will only succeed and you will only be recognized in your JEE, NEET and CET if you are able to solve the question. That's it. How well you know the topic or how worse you know the topic doesn't matter. The question is solved, it is solved. This is how the competitive world is going right now. मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डिमांड है उस कॉम्पिटिटिवनेस का। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What will be the magnitude of minimum force in Newton that can be applied in any direction so that the resultant force is along each direction? मैं आपको सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। पहले तो आप देख लो कितने फोर्सेस दिख रहे हैं आप लोग को। एक 5 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है यहाँ पे, एक 4 न्यूटन दिख रहा है, और एक 3 न्यूटन दिख रहा है। ये क्लियर हुआ? पहले तो ना देख, 4 न्यूटन एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 4 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में, ये 3 न्यूटन जे डायरेक्शन में। ये जो 5 है ना, इसे तोड़ना पड़ेगा पहले, तो ही मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ से लेके आया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहले ना वो कर लेता है। तो इस 5 न्यूटन का कुछ तो एक्स कंपोनेंट होगा यहाँ पे और कुछ तो वाई कंपोनेंट होगा यहाँ पे, जैसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोल देते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, और फिर सवाल बाद में समझते हैं। मेरी बात तो मानो ना, एक काम करते हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैंने इस 5 न्यूटन को 37 ही आया बराबर, तो मैं ऐसे तोड़ूंगा 5 न्यूटन, ये 37 है बराबर। अरे यार ये 5 न्यूटन, ये 37 है, इसका मतलब क्या कि जब मैं इसे तोड़ूंगा तो 5 न्यूटन का, तो वेक्टर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, बताओ वेक्टर्स इन ईस्ट डायरेक्शन क्या है? फर्स्ट 4 है, एक 4 आई कैप, राइट, ऑलरेडी है ये वाला देखो, और फिर एक है प्लस
फाइव cos 37। अब सोचो क्यों cos 37 लिखा होगा सर ने, आपने बताया था ना कि अगर एंगल आ रहा है, वेक्टर को तोड़ते वक्त एंगल उसमें आ रहा है तो cos लिख देना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल जाएगा आई कैप, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ इसे 4 आई कैप प्लस 5। अब आप बोलोगे cos 37 का वैल्यू क्या है, cos 30 का पता है, cos है ना, तो यहीं पे मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपके लिए 3 4 5 वाला ट्राइंगल। सर व्हाट इज 3 4 5 वाला ट्राइंगल? तो मेरी एक बात बस लिख के रख लो, ये आपको आगे भी कोई ना कोई आके हेल्प कर ही देगा, वैसे भी जो भी आपको पढ़ा रहेगा कॉम्पिटिटिव में। तो ये ले लो 3, ये ले लो 4 और ये ले लो 5। तो 3 4 5 ट्राइंगल के हिसाब से 3 के अपोजिट साइड वाला एंगल होता है 37 डिग्री, 4 के अपोजिट साइड वाला एंगल होता है 53 डिग्री, है ना, और ये तो 90 है। ये समझ में आ गया? दैट्स इट, इतना याद रखो। अब तुम्हें बेसिक cos 37 cos थीटा sin थीटा निकालना आता है ना, तो cos थीटा कैसे निकालते हो? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 37 ट्राइंगल से देख लो कितना हो जाएगा, cos 37 इज 4 विच इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस विच इज 4/5। दैट्स इट, लॉजिक में कोई जाने की जरूरत नहीं है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 4 आई कैप प्लस 4 आई कैप कितना बचा? 8 आई कैप। तो इस डायरेक्शन में कितना है? 8 आई कैप। सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर सवाल पढ़ेंगे। अब ना वेक्टर्स निकाल लो जे कैप में, क्योंकि वही दिख रहा है मेरे को। तो वेक्टर्स in j cap, vectors in north direction, sorry, vectors in north direction, एक तो है आपका 3j cap जो कि ऑलरेडी है, प्लस अब अगर 5 cos 37 इज द x कॉम्पोनेंट, 5 sin 37 वुड बी 5 sin 37 वुड बी y कॉम्पोनेंट j cap। तो निकाल लो, ये हो गया 3j cap प्लस 5 sin 37 को लिख सकते हो आप 3/5, देख लो यहाँ पे sin 37 3/5 अपोजिट बाय हाइपोटेनस, सो 3/5, 5 से 5 कैंसिल, ये जे कैप, तो इवेंचुअली बचा क्या? 6 जे कैप। अब सवाल वापस से पढ़ो तो मैं समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट में। सवाल में बोला है कि ऐसा क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स जो मुझे लगाना है इन पर, इसमें, सो दैट जब ऐसे डायरेक्शन में लगाओ, सो दैट जो रिजल्टेंट मिले, मतलब फाइनल प्रोडक्ट मिले, जो फाइनल फोर्स मिले, उसका डायरेक्शन सिर्फ ईस्ट में होना चाहिए। इन शॉर्ट, आपको एक ऐसा फोर्स इंट्रोड्यूस करना है इनकी जिंदगी में, आपको एक ऐसा फोर्स इंट्रोड्यूस करना है इनकी जिंदगी में कि जो फाइनल बचे प्रोडक्ट, उसमें सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन बचे, लेकिन कोई और डायरेक्शन ना बचे। इसका मतलब क्या? कि तुम्हें एक ऐसा फोर्स चाहिए, तुम्हें एक ऐसा फोर्स चाहिए जिसके पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन हो, है ना, ईस्ट डायरेक्शन हो, लेकिन नॉर्थ या कि जे डायरेक्शन ना हो। तो सिंपल -6 जे कैप चाहिए। बोलोगे हैं ये क्या बात हो गई, ये नहीं समझा हमें, ना 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 ना, ये नहीं समझा, क्या बोल रहे हो आप? अरे भाई, तुम्हें एक ऐसा फोर्स चाहिए, तुम्हें समझा मैं क्या बोल रहा हूं? एक ऐसा फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स, जो कि जब तुम ऐड करो किसमें, इन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में, इन सब में, तो तुम्हारा जो फाइनल डायरेक्शन है वो सिर्फ क्या बचे? ईस्ट डायरेक्शन बचे। तो अगर ईस्ट डायरेक्शन चाहिए तो तुम्हें जे को कैंसिल करना पड़ेगा। अब जे डायरेक्शन में तुम्हारे पास 6 जे कैप है, 6 जे कैप को कैसे कैंसिल करोगे? अगर 6 जे कैप ऐसे है ऊपर की तरफ, तो उसके अपोजिट -6 जे कैप लगाना पड़ेगा ना, तो ये तो कैंसिल होगा। तो तुम्हें ये वाला फोर्स चाहिए था, सो दैट क्या कर सको, तुम उसे कैंसिल कर सको। आई होप ये क्लियर हुआ, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the x and y component of vectors a are 4 and 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। अभी क्वेश्चन लंबा है तो चंक में कर लो। क्या बोला है? the x and y component of vector a, x and y component of vector a, मतलब ax और ay की बात कर रहा है। सो ax कितना दिया है? 4, आई होप दिख रहा है आप लोग को। और ay कितना दिया हुआ है इसने? ay दिया हुआ है, कितना दिया है भाई? ax दिया है 4, ay दिया है 6। तो मैं ax को लिख दूंगा 4 आई कैप, ay को लिख दूंगा 6 जे कैप। अभी आई होप ये समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर दिस एंड दिस। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। एक सेकेंड, एक वेक्टर ए है सर, आप ऐसे लिख दो ना। ये बताओ कितनों को समझा? वेक्टर ए है जिसके एक्स और वाई कंपोनेंट हमें दे दिए, ये समझा क्या सबको? एक्स कंपोनेंट 4 आई कैप, जे कंपोनेंट 4 जे कैप, आई मीन वाई कंपोनेंट 4 जे कैप, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि हमारे पास a प्लस बी वेक्टर है, ये a प्लस बी वेक्टर का x और y कंपोनेंट 10 और 9 है। वापस से पढ़ो, द x एंड y कंपोनेंट मतलब ax एंड ay ऑफ व्हाट? a प्लस बी वेक्टर 10 एंड 9 है। सर क्या हम ऐसा कुछ बोल रहे हो? आप ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? तो अगर मैं यहां से ये हटा भी दूं तो ये इन्फॉर्मेशन कितनों को समझा? मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, राइट? इतना दिमाग फोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो एक वेक्टर a है जिसका x कंपोनेंट 4 है, y कंपोनेंट 6 है, और अब एक a प्लस बी वेक्टर का
ए प्लस बी वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट कितना है? ए प्लस बी वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट है 10 और वाई कॉम्पोनेंट है 9। तो ए प्लस बी का एक्स कॉम्पोनेंट है 10 आई कैप और वाई कॉम्पोनेंट है 9 जे कैप। अब सीधी सी बात है, उन्होंने आपसे पूछा होगा देन व्हाट इज वेक्टर बी यार, कम ऑन। एंड वेक्टर बी का एक्स और वाई कॉम्पोनेंट पूछ रहा है तुमसे, तो क्या तुम्हें लगता है सॉल्व करने की जरूरत है या समझ में आ गया? अगर ए प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप में मैं ए वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस बी वेक्टर, आई होप ये समझा, इज 10 आई कैप प्लस 9 जे कैप। अगर बी वेक्टर निकालना चाहूँ तो क्या निकल जाएगा? 10 माइनस 4 इज 6 आई कैप, 9 माइनस 6 विच इज 3 जे कैप। सो अगर आपसे वो पूछ रहा है कि बताओ क्या है एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट, तो क्या बोल दोगे? बी एक्स कितना दिया हुआ है 6, बी वाई कितना दिया हुआ है 3। सो ये तुम्हें मिल गया एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ बी वेक्टर। फिर उन्होंने बोला व्हाट इज द लेंथ। अरे यार लेंथ बोला मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तुमसे, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? उनके बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, बस उनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लो। तो बी एक्स कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं अगर तेज भी होगा 36 प्लस 9 45, तो रूट ऑफ 45 इसको 9 टाइम्स 4 भी लिख सकते, 9 टाइम्स 5 भी लिख सकते हो, एंड यू कैन इवेंचुअली राइट इट एज 3 रूट 5। आई होप मैंने बराबर लिखा है। एंड लास्ट में बोला है एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस। याद है मैंने बोला था तुम्हें कि जब भी एंगल अब निकालना हो तो तुम कॉस अल्फा यूज कर लो। कितनों को समझ में आया कॉस अल्फा क्यों यूज किया? बिकॉज वो बोल रहा है इस वेक्टर का, किसका? बी वेक्टर का एंगल निकालो एक्स एक्सिस के साथ, तो उसने कॉस अल्फा ही पूछा है। तो कॉस अल्फा क्या होता है? ए एक्स अपॉन ए। इस केस में क्या लिख दूंगा? बी एक्स अपॉन बी। आई होप समझ में आ रहा है। बी एक्स कितना है 6 और बी का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 3 रूट 5, 3 1 जा 3 2 जा, तो आपका जो अल्फा है वो क्या हो गया? कॉस इनवर्स ऑफ 2 बाई रूट 5। प्लीज डू लेट मी नो इफ बाई चांस अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत तेज जा रहा है, कुछ ऐसा है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू अगेन हेल्प यू आउट इन दिस टॉपिक। एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अगर चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं हेल्प कर दूंगा। चलो प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है एंड देन वी आर डन। ये भी वीडियो अच्छा खासा बन गया। लास्ट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन सो एंड सो, okay, oops, if a vector and b vector are given so and so, then find a unit vector, okay, parallel to, okay, the resultant of a and b। वापस से पढ़ो। तुम्हें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख दे क्या पहले रैंडमली? मान लेते हैं एक वेक्टर ले लिया मैंने c, तो उस वेक्टर c का यूनिट वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं? तो c कैप इज इक्वल्स टू c वेक्टर अपॉन c का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला समझ में आ गया कि कोई भी यूनिट वेक्टर अगर निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? c कैप इज इक्वल टू c वेक्टर अपॉन c। तो ये वेक्टर है और उस c का मतलब इसका मैग्नीट्यूड है। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि क्या बोल रहे हो यूनिट वेक्टर, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो, पक्का समझ में आ जाएगा और उसके बाद तो मक्खन ही हो जाएगा। अब तो उन्होंने बोला है मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है which is parallel to the resultant of a and b। parallel to the resultant of a and b का मतलब क्या? वो इन शॉर्ट तुमको ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसके पैरेलल डायरेक्शन निकालने बोल रहा है। नहीं समझा सर? वापस है, तुमको एक यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर की खास बात क्या है? कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। इतना समझा? बात खत्म। उन्होंने बोला है वो पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब क्या? कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर है, उसका डायरेक्शन रिजल्टेंट किसका? ए और बी का। तो ए रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? ए प्लस बी। तो मान लो ए प्लस बी यहाँ है, राइट? तो ये ए प्लस बी का जो डायरेक्शन है उसी के पैरेलल मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। मतलब इन शॉर्ट वो तुमसे ए प्लस बी का ही यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। सर वापस से बोलो क्या बोला? ये एक वेक्टर है ए प्लस बी, ठीक है? उसको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो पैरेलल हो, किसके? ए प्लस बी के। लेकिन वो पैरेलल तो हो, लेकिन साथ ही साथ वो यूनिट हो। यूनिट का मतलब क्या? कि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मतलब वो इन शॉर्ट तुमसे ए प्लस बी वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। समझा? घुमा के पूछ रहा है सवाल। वो एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो यूनिट वेक्टर हो। यूनिट वेक्टर मतलब 1, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, जिसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? पैरेलल। किसके पैरेलल? ए प्लस बी के। तो मतलब इन शॉर्ट वो ए प्लस बी वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तुमसे। आई होप ये क्लियर हुआ। तो चलो पहले ए प्लस बी ढूंढ लेते हैं। सो मैंने एक मार्क कर दिया सी वेक्टर विच इज नथिंग बट ए प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है? इट इज 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 5 जे कैप, प्लस बी वेक्टर क्या है तुम्हारे पास? आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ये कितना हो जाएगा? 6 और 7 इज 7 आई कैप माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 जे कैप प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4 जे कैप।
अब ये आ गया तुम्हारे पास एक वेक्टर जिसका जो रिजल्टेंट है a प्लस बी। अब तुम्हें एक वेक्टर चाहिए राइट जो कि पैरेलल हो, जो यूनिट हो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और वो पैरेलल किसके होना चाहिए, इसी a प्लस बी के, मतलब इन शॉर्ट होने का वेक्टर, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सी कैप इज इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। अब मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, सी वेक्टर तो क्या है 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ की यहाँ पे, 4j कैप लिख दिया, 4k कैप यहाँ पे प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, नीचे आ जाएगा 4 16 16 32 32 और 49, भाई साहब ये बहुत मैथ्स हो गया ये मेरे लिए, ये हो गया 81। ओके ओह सही में 14 16 16 16 32 6 32 49 11, हाँ 81 हो गया। तो रूट ऑफ 81 इज 9। सो फाइनल आंसर आपका आ गया सी कैप विच इज अ यूनिट वेक्टर विच इज 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट ऑफ 81 विच इज 9। अब बच्चे ना कितनी बार बोलते हैं सर कहाँ, आपने तो बोला था ये यूनिट वेक्टर होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आप लोग को, बच्चे मुझे बोलते हैं सी कैप कहाँ से यूनिट वेक्टर हो गया, हमको तो नहीं दिखना मैग्नीट्यूड 1 है, जरा ये 7i कैप 4j कैप और 4k कैप इसका मैग्नीट्यूड निकालना ऊपर वेक्टर का, क्या आएगा, अरे भाई अभी निकाला ना, 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 49 16 16 रूट ऑफ 81, ऊपर का रूट ऑफ 81 विच इज 9, नीचे का 9 कैंसिल होके मैग्नीट्यूड 1 आया ना भाई। आई होप ये क्लियर हुआ। तो घबराओ मत, जब भी यूनिट वेक्टर बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि 1 दिखेगा, अरे भाई सॉल्व करोगे तो 1 ही आ जाएगा आंसर, नहीं यकीन हो रहा तो करके देख लो, नीचे 9 है ऊपर 7i कैप 4j कैप 4k कैप है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, रूट ऑफ 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर राइट, अंडर रूट ऑफ 81 विच इज 9 9 और 9 कैंसिल होके 1 आया ना आंसर। तो जब भी हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना तो घबराओ मत, यूनिट वेक्टर का मतलब सही में 1 नहीं दिखेगा वहां पे, ऐसा ही कुछ अगली सा दिखेगा लेकिन आंसर तुम्हारा राइट है। आई होप यहां तक क्लियर है। सो थैंक यू फॉर बीइंग टिल हियर। अगर आप यहां तक हो, आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स फाइनली आज समझ गया होगा। हम आगे जब पार्ट 4 करेंगे उसमें और डिटेल में ये क्वेश्चंस आएंगे, अब और कंसोलिडेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिलाकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। हम नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट्स में स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले, जो ऑलरेडी बहुत हाइप्ड अप होता है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ऑलरेडी मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। You are lovely audience to teach. Please do subscribe. दिख तो रहा है ना, हाँ, please do subscribe and share if this has genuinely helped you. Thank you.